हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 6 में आज हम ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? ऑपरेटर इज़ अ सिंबल विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई एन ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल्स। ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल है, ठीक है, जो हम वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि एक कोई ना कोई ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी, हमारे पास दो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अगर इनके बीच में मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ, मीन्स प्लस क्या है, इज़ ए ऑपरेटर जो इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा काम ऑपरेटर का। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। ऑपरेटर एक तरह का वो सिंबल है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि जब हमें डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस करने हो तो कैसे कैसे किए जाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, प्लस जो है यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो हम इन दो वेरिएबल्स के ऊपर लगा रहे हैं। ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन लगाया जा रहा है और जिस सिंबल का यूज़ करके ऑपरेशन लगाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो दो नंबर हैं वो ऑपरेंड है। ऑपरेंड किस किस टाइप के हो सकते हैं? ऑपरेंड कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑपरेंड हम लेंगे वो कोई ना कोई नंबर ही होगा, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम समझेंगे एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स कनेक्टेड बाय ऑपरेटर। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ऑपरेटर को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल प्लस, आप प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जब हम अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर को डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड्स के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो वो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन को बिल्डअप करते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, a+2 मल्टीप्लाई b, ठीक है, और इसको हम असाइन कर रहे हैं c के अंदर। अब ये जो प्लस और मल्टीप्लाई है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये जो इक्वल टू है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे इनका जो ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ये प्लस होंगे या मल्टीप्लाई होंगे, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है इनकी प्रेसिडेंस क्या है। जैसे कि मैथ्स के अंदर हम बॉड मास यूज़ करते थे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी डिफरेंट इनकी प्रेसिडेंस रहती है, हर ऑपरेटर की डिफरेंट होती है, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली ऑपरेटर होता क्या है। अब हम इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं। ये हैं इनके टाइप्स कि ऑपरेटर जो हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं। सी में ऑपरेटर जो हैं वो बेसिकली 8 टाइप्स के हैं: अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल, ठीक है। अब हर ऑपरेटर का अपना अपना वर्क है, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। फर्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए जाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ हम वैसे भी फेमिलियर हैं। मैथ्स के अंदर जो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई यूज़ होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर ही होते हैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं और ये हमारे पास डिफरेंट क्या है इसके ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज। इनका तो हमें मीनिंग पता है, इनका क्या क्या वर्क है। कि जो परसेंटेज है ना, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस। ये किसके लिए होता है? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है। ये एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं इनकी प्रेसिडेंस क्या है। ये ऑपरेशंस की हायरार्की होती है, मींस फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। मींस कि जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर अगर एक सीक्वेंस के अंदर वो दिए जा रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेंड्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर है, तो पहले कौन सा वाला ऑपरेटर जो है वो सॉल्व किया जाएगा एंड देन कौन सा सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि बॉड मास के अंदर होता था, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, जब आपको एक लाइन के अंदर कुछ दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ a+b -c, ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आती है हमारे पास, तो फर्स्टली वो क्या करेगा कंप्यूटर,
ए को बी से मल्टीप्लाई करेगा एंड देन उसमें से सी माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी है वो माइनस से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी प्रेसिडेंस को ध्यान में रख सकते हैं कि पहले प्रायोरिटी है वो कौन से ऑपरेटर को दी जाएगी एंड सेकंड प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर को दी जाएगी। एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम डिफरेंट ऑपरेंड को डिफरेंट ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वे कंप्लीट जो है स्टेटमेंट बनाते हैं। मैथ्स के अंदर उसको स्टेटमेंट कहा जाता है और इसके अंदर इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि ऑपरेटर जो उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ। हैश इंक्लूड stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए होती है जो हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम वेरियस ऑपरेटर्स का यूज़ करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के ए एंड बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। प्रिंट एफ करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसे रीड भी तो करना पड़ेगा, तो स्कैन एफ करेंगे, %d, दो वैल्यूज़ है तो %d दो बार लगाना पड़ेगा। %d बेसिकली इंटीजर टाइप के लिए होता है, एंड ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये एक बार हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करें, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार मॉड्यूलस। तो वो हम सभी यहाँ पे लिख देते हैं। प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर इज, जो भी नंबर आएगा वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं कि अगर टू नंबर हैं उनको प्लस करके, टू नंबर हैं उनको प्लस करके यहाँ पे स्टोर करवाना है। तो जो दोनों इंटीजर हैं तो प्लस करेंगे, वो भी इंटीजर की ही फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, %d, कॉमा, क्या करना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, a + b। तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली a + b जो भी होगा प्लस करके ऑपरेशन परफॉर्म करके वो यहाँ पे जो है प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज %d, तो यहाँ पे a - b सेमीकोलन। सिमिलरली प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज, वो भी %d की फॉर्म में है, a × b। ठीक है, इसी तरह डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस जो है वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है, वो पहले फर्स्टली स्कैन एफ के थ्रू रीड की जाएगी और यहाँ पे a + b। अब देखो यहाँ पे जो है हम एक और काम भी कर सकते थे, यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ना लिख के हम किसी एक अदर वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर भी करवा सकते थे, लेकिन क्या हो जाता, वो प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो जाता। हर बार हम ये चीज़ बताते कि a + b को c में स्टोर करो, a - b को c में स्टोर करो, या अदर जो भी हम परफॉर्म करते। ठीक है, तो इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने क्या करा, डायरेक्टली यहाँ पे जो है वैल्यूज़ को लिख दिया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जो आउटपुट आएगी, आउटपुट में ये लिखा जाएगा कि सम ऑफ टू नंबर इज़, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी। ठीक है, मान लीजिए a हमने 10 दिया है, 20 दिया है b, तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ टू नंबर इज़ 30। तो इस तरह से जो है आपकी आउटपुट आएगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर पर। सेकंड ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो बेसिकली वैल्यूज़ को कंपेयर करने के पर्पज़ से यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये वैल्यू को क्या करता है, कंपेयर करता है और कोई ना कोई एक लॉजिकल वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। लॉजिकल वैल्यू मीन्स कोई भी वो वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या येस होगी या नो होगी, या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, इस टाइप के जो भी वैल्यूज़ को वो प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली दो ऑपरेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो अब 10 और 5 के बीच में
ये साइन का यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का। तो ये जो ग्रेटर देन का जो साइन है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से कोई भी दो वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है और येस या नो में जो है वो आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉजिकल वैल्यू या तो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। ट्रू वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉल्स वैल्यू को 0 के साथ। यहाँ पे वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर हैं। इन ऑपरेटर से हम वैसे भी फेमिलियर हैं मैथ्स में। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अब देखिए इनका क्या क्या काम रहेगा वो अभी हम समझते हैं। ये लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मैंने इसकी प्रेसिडेंस में बताई है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ तक, ये जो 4 हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी प्रेसिडेंस जो है, इनकी प्रायोरिटी जो है वो हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू इन दो ऑपरेटर्स के। मीन्स अगर इन अ सीक्वेंस इनको दिया जाए तो इनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। सिमिलरली जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन था, रिलेशन एक्सप्रेशन भी वही है। रिलेशन एक्सप्रेशन के अंदर क्या रहता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है रिलेशन ऑपरेटर का और ऑपरेंड्स का, ठीक है। जब हम वेरियस ऑपरेटर और ऑपरेंड के कंबाइन कर देते हैं तो वो एक्सप्रेशन को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 10 ग्रेटर देन 5, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ट्रू। यहाँ पे भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। और जो भी मैं प्रोग्राम्स आपको इस वीडियो के अंदर समझा रही हूँ, आप प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगी कि एक प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है, उसको राइट कैसे किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ। stdio.h हैश इंक्लूड, ये हमने 2 डायरेक्टिव जो हैं वो इंक्लूड कर ली। मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं a और b जो कि इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। प्रिंट f एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, सेमीकोलन। अब इसे हम स्कैन करेंगे स्कैन f के थ्रू। 2 वैल्यू हैं %d एंड a एंड b, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है एक तरह से, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो बेसिकली कंपैरिजन के पर्पज़ से होता है। कंपैरिजन करेंगे a बड़ा है कि b बड़ा है। इफ़ a ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर a जो है वो b से बड़ा है तो क्या प्रिंट करवा दे, प्रिंट f बिगर नंबर इज %d a। ए जो है वो क्या है, बिगर है। एल्स क्या प्रिंट करवा दे, बिगर नंबर इज %d b। यहाँ पे इसकी ब्रेसेस ख़त्म और ये वाली ब्रेसेस यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 2 नंबर्स को एंटर करवाया, उसको रीड करा, कंडीशन लगाई कि a b से बड़ा है कि नहीं। अगर a बड़ा है तो a प्रिंट करवा दे, नहीं तो एल्स, हमने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करा है, नहीं तो प्रिंट f करा दे कि जो बिगर नंबर है वो क्या है, b। इस तरह से हम रिलेशन ऑपरेटर का जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, 2 से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है कि 2 से ज़्यादा जो है रिलेशनल ऑपरेटर कौन से जो अभी हमने यूज़ करे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उनको एक एक्सप्रेशन को, एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को जब वो कनेक्ट कर देता है तो वो क्या बनाता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम ही ये है एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है। इसके अंदर ये कुछ ऑपरेटर हैं। डबल एंड को लॉजिकल एंड बोला जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसको बोला जाता है लॉजिकल और इसको बोला जाता है लॉजिकल नॉट। ये क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है, मींस इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। जैसे इसको एक से ज़्यादा ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है ना, इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। जो वैल्यू को क्या करता है, इन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है कि अगर प्लस होगा तो उसको माइनस में चेंज कर देगा, माइनस होगा उसको प्लस में चेंज कर देगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल लिया गया है a ग्रेटर देन b। ये क्या है आपका
रिलेशनल ऑपरेटर, और ये क्या है आपका सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर। ये आपका पहला रिलेशनल ऑपरेटर था, ये आपका दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर था। इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एंड के साथ। ये क्या है, लॉजिकल एंड। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो गई। जब एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को किसी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है उसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो क्या बन गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन, और ये क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए, अब हमें समझ में कैसे आएगा कि इसका काम क्या है। इसके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं एंड और नॉट की, वो डिपेंड करती हैं इनके ट्रुथ टेबल पे। अब ट्रुथ टेबल होता क्या है, ट्रुथ टेबल ये कहता है कि कोई भी जो लॉजिकल वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शनैलिटी है। ठीक है, जैसे कि अगर दोनों वैल्यूज़, दो ऑपरेंड हैं, दोनों की वैल्यू 0 0 है, अगर हम उसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा। एक 0 और एक 1 है तो भी आंसर 0 रहेगा। पहले वाली 1 और दूसरे वाली 0 है तो भी आंसर 0 रहेगा। इनके अंदर वैल्यू ट्रू तभी होगी जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगी। इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम अगर फॉल्स से रिप्रेजेंट करें कि अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो आंसर भी फॉल्स होगा। अगर एक वैल्यू फॉल्स और एक वैल्यू ट्रू है तो भी आंसर फॉल्स होगा। एक वैल्यू फॉल्स और एक वैल्यू ट्रू है तो भी आंसर फॉल्स होगा। जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी आंसर तभी क्या है, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये बताते हैं कि ये क्या है हमारे पास ट्रुथ टेबल। एंड के अंदर वैल्यू तभी ट्रू मानी जाएगी जब दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगी। जबकि और के अंदर क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। इसके अंदर अगर आपको एक भी वैल्यू ट्रू मिलती है तो आपका आंसर ट्रू ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों फॉल्स था तो 0 ही आया, यहाँ पे एक ट्रू आ गया तो आंसर भी ट्रू, इसमें एक ट्रू आ गया तो भी आंसर ट्रू, और दोनों ट्रू आ गए तो भी आंसर ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नॉट। नॉट हमारा इन्वर्टर है जो 0 को 1 में और 1 को 0 के अंदर क्या करता है, इन्वर्ट करता है, तभी इसका नाम क्या है, इन्वर्टर। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ। कोनियों को भी इंक्लूड करते हैं। मेन फंक्शन, ठीक है, ब्रेसेस स्टार्ट। इसके अंदर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, हम कोई ना कोई 3 वैल्यूज़ जो है वो एंटर करवा देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है। ठीक है, तीनों में से जो चीज़ बिग होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब इसके अंदर कंडीशन कैसे लगाई जाएगी वो समझने वाली बात है। आपके पास कोई 3 वैल्यूज़ हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले अगर मुझे ए जो है वो बड़ा है कि नहीं है ये चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए को बी के साथ कंपेयर करूँगी और ए को सी के साथ कंपेयर करूँगी, फिर जो बड़ा होगा फिर मुझे मालूम हो जाएगा। इसको और भी सिंपल करते हैं। आपके पास कोई 3 वैल्यू हैं, एक 10 है, एक 20 है और एक जो है 15 है। ठीक है, आपको देखना है बड़ा क्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो को कंपेयर करेंगे। 10 और 20 में बड़ा कौन है, 20, आप उसको साइड में कर दीजिए। फिर आप 10 को 15 से कंपेयर करिए, 10 को 15 से कंपेयर करेंगे तो भी ये 15 बड़ा आ गया, इसको साइड में हमने कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पहली टर्म को दोनों से कंपेयर करा, फिर दूसरी टर्म को भी दोनों से कंपेयर करा, फिर तीसरी टर्म को भी दोनों से कंपेयर करा। ठीक है, अब 10 वाला तो पता चल गया हमें, भी ये तो छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, 20 को कंपेयर करके, 20 को पहले 10 से कंपेयर करा, 20 बड़ा आया। 15 को 20 से कंपेयर करा तो भी 20 ही बड़ा आया। ठीक है, लेकिन अभी हम तब भी आंसर पे नहीं अराइव कर सकते, एक बार और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, 15 को 10 से कंपेयर करेंगे, 15 बड़ा आया। फिर दोबारा 15 को 20 से कंपेयर करा, 20 बड़ा आया। तो बेसिकली हमारे पास जो बिग है वो क्या है, 20 है। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर जो अपनी कैलकुलेशंस करता है, पहले फर्स्टली कंडीशन को सेकंड से कंपेयर करेगा, फिर सेकंड को फिर थर्ड से कंपेयर करेगा। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले एंटर करवा लेते हैं तीनों वैल्यूज़, इसी के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। चलो ठीक है, इंट ए बी सी, कोई भी हमने 3 जो है वेरिएबल लिख दिए इंटीजर टाइप के। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट एफ
एंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, स्कैन करते हैं, स्कैन एफ, 3 वैल्यू हैं तो परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी एंड ए एंड बी एंड सी। अब बात आ जाती है कंडीशन वाली। ठीक है, इफ़, अब कंडीशन कैसी होगी, ए बड़ा है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, एंड कंडीशन लगाते हैं, एंड ए ग्रेटर देन सी। ए अगर बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, और एंड की जो कंडीशन होती है वो तभी ट्रू होती है जब दोनों ट्रू हों। अगर ए यहाँ पे भी ट्रू आता है, ए बी से बड़ा आ जाता है और ए सी से भी बड़ा आ जाता है, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो एंड क्या कहता है, जब दोनों ट्रू हों तो ही मैं ट्रू होऊंगा। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी कंडीशन, एंड इफ़ एंड ए ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट हमें क्या कराना है, बिगर नंबर इज परसेंट डी ए। नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट बिगर नंबर इज परसेंट डी बी। ठीक है, ये वही कंडीशन है जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताई। सबसे पहले ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं, फिर ए को सी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने आंसर पे अराइव करेंगे, फिर बी को इन दोनों से कंपेयर करेंगे, फिर सी को इन दोनों से कंपेयर करेंगे। सी को कंपेयर करेंगे तो जो आगे का प्रोग्राम है वो मैं साइड में लिख रही हूँ। इफ़ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, तो आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है जो बिगर है वो क्या है, सी है। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रेसेस को अपने क्लोज कर देंगे। ठीक है, दोबारा से समझेंगे, हमने कोई 3 वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, उनके ऊपर हमने कंडीशन लगाई है। यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर है और ये क्या है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए, असाइनमेंट का नाम क्या होता है, असाइनमेंट मतलब एक वैल्यू को दूसरे के अंदर असाइन करना। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, इक्वल टू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैं 5 जो है वो वैल्यू जो है असाइन कर रही हूँ, तो ये ए क्या है, ऑपरेंड है, और इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जनरली आपने पहले भी देखा कि ए के अंदर मैं बी प्लस कर रही हूँ, इज इक्वल टू सी डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन सी के अंदर कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया जाता है, वो हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, a प्लस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है a के अंदर 5 प्लस करना है। ठीक है, a की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर प्लस 5 करना है। इसके ऑपरेटर जो है उसको कैसे लिखा जाता है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया m प्लस 5, जिसका मीनिंग ये है कि m के अंदर 5 प्लस कर दो और उसको दोबारा किसके अंदर डाल दो, m के अंदर। तो हमें एक थर्ड जो है वेरिएबल जो है वो नहीं कंसिडर करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल के साथ सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक और वे से मैं आपको समझाती हूँ। हम ले लेते हैं m को, अगर मैं 10 कंसिडर करती हूँ, सपोज कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो m प्लस 5 का मीन्स क्या है कि m के अंदर 5 प्लस करें और दोबारा से किसके अंदर डाल दें, आप m के अंदर डाल दें, जिसको हमने इजी फॉर्म में लिखा है m के अंदर 5 प्लस करें, जो भी आंसर आएगा उसको किसके अंदर डाल दें, m के अंदर ही। m माइनस इज इक्वल टू 5 ये है कि m के अंदर -5 करें और दोबारा से किसके अंदर डाल दें, m के अंदर। इन सब वैल्यूज़ के साथ तो हम फेमिलियर हैं, इनके साथ हम नहीं हैं। इसको हम समझेंगे ध्यान से कि इसके अंदर जो भी ऑपरेटर कैसे अप्लाई किया जाता है, कि जो भी ऑपरेटर है प्लस करना माइनस करना इज इक्वल टू उसके साथ असाइनमेंट लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिए हैं, m को 10 सपोज किया है। m प्लस 5 का मतलब है कि m के अंदर 5 प्लस करेंगे, m आपका क्या है 10, 10 के अंदर 5 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 15, 15 किसके अंदर डल जाएगा, m के अंदर, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 15। सिमिलरली m माइनस 5 का मतलब ये है कि m के अंदर 5 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा m में डालना है। m क्या है 10, 10 के अंदर -5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5।
ठीक है। सिमिलरली m मल्टीप्लाई 5 है, मतलब m को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डाल देंगे m के अंदर। m क्या है 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50। ठीक है। और सिमिलरली आप m डिवाइड है, इसको 10 डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस, मतलब जो भी आपका m है उसको डिवाइड करेंगे 5 से, जो रिमाइंडर आएगा उसको m में डाल देंगे। अब आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कट जाता है, तो रिमाइंडर तो आ जाएगा 0। ठीक है। इस तरह से आप असाइनमेंट जो है ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इनका इंडिविजुअल कहीं आपको यूज़ नहीं दिखेगा, कोई एक प्रोग्राम के अंदर आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। देखिए इनके नाम से क्लियर हो रहा है कि वो ऑपरेटर्स हैं जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। बेसिकली जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको प्लस प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिक्रीमेंट को माइनस माइनस से। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ये वर्क होता है कि जो ऑपरेंड की जो भी वैल्यू होती है उसके अंदर 1 इंक्रीज़ कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो 1 क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है ऑपरेंड की वैल्यू में से। इनके आगे 2 फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले हम इंक्रीमेंट को डिस्कस करते हैं। इंक्रीमेंट के 2 टाइप्स हैं कि प्री इंक्रीमेंट हमने करना है या पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीज़ करना है एंड देन वैल्यू को असाइन करना है, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है पहले वैल्यू को असाइन करना है देन इंक्रीज़ करना है। ठीक है। अब इसको और ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। m की वैल्यू हमने क्या दे दी है 15। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि 1 का इंक्रीज़ होगा तो 16 आ जाएगा। अगर बाद में भी इंक्रीज़ करेंगे वैल्यू सेम रहेगी। सिमिलरली हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करा। इसके अंदर पहले हमने प्री डिक्रीमेंट करा तो 1 वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई, जब पोस्ट डिक्रीमेंट करा तो भी 15 में से 1 वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, तो आंसर आ गया 14। अभी आप कहेंगे दोनों की वैल्यूज़ तो सेम आ रही हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो उसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंगल लाइन के अंदर आपको बताना चाहूँगी कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। ठीक है। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि बिफोर असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल the value is increased by 1। ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि आपके पास कोई एक वेरिएबल था b, इसके अंदर मैंने प्री इंक्रीमेंट कर दिया है a का। अब इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ना दूसरे वेरिएबल के अंदर तभी जाएगी जब ये पहले क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, उसके बाद असाइन होगी। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बिफोर असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल, वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करने से पहले इंक्रीज़ की जाएगी फिर असाइन की जाएगी। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू आपकी थी 7 और उसके अंदर हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b क्या होगा। यहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं यही सेम कंसेप्ट प्री इंक्रीमेंट का। ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि b क्या है, प्लस प्लस a है, तो दैट मीन्स पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो इसके अंदर पहले 1 का इंक्रीमेंट होगा 8, अब ये 8 जाएगा b के अंदर, तो दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बिफोर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल द वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 1। पहले वैल्यू को इंक्रीज करिए तब आप वेरिएबल के अंदर उसे असाइन कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। ठीक है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में वो ये बताना चाहते हैं आफ्टर असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल द वैल्यू is increased by 1। वो ये बताना चाह रहे हैं कि आफ्टर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल, पहले वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की जाएगी, उसके बाद उसको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है। सेम यही एग्जांपल करते हैं। कंसीडर a प्लस प्लस, पोस्ट है तो प्लस प्लस बाद में लगेगा।
सेम ले लेते हैं, ए की वैल्यू 7 है, तो आप बताएं बी की क्या वैल्यू होगी। तो ये क्या करेगा, ए की जो भी वैल्यू है सबसे पहले इसके अंदर असाइन कर देगा। तो पहले तो बी के अंदर आ गया 7, उसके बाद जाके ही इंक्रीज होगा +1 से, ठीक है। फॉर द मीन वाइल अगर मैं चाहूँगी ये वैल्यू प्रिंट करवानी कि इसके बाद जो वैल्यू क्या प्रिंट हुई, तो आपके पास बी 7 ही आएगा। फिर अगेन जब मैं प्रिंट करवाना चाहूँगी तब आएगा बी हमारे पास 8। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, सबसे पहले ए की वैल्यू 7 थी, ए प्लस प्लस करना था, तो सबसे पहले उसने क्या कर दिया, अपनी वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी, ठीक है। जैसे कि 7 था तो 7 इसके अंदर चला गया, तो बी आपके पास आ गया 7। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ +1 का बी के अंदर, तब वैल्यू क्या आ गई 8। तो दैट मीन्स जब हम पहले प्रिंट करवाना चाहेंगे तो बी की वैल्यू 7 ही आएगी, और दोबारा जब प्रिंट करवाएंगे तब जाके बी की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, वो भी इसी फिनोमिना को ही फॉलो करता है, ठीक है। उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम एग्जाम्पल ही कंसीडर करते हैं। b माइनस ए है, a आपके पास 7 है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए b की वैल्यू क्या आएगी, 6, ठीक है। तो पहले डिक्रीज किया गया एंड फिर इसके अंदर स्टोर किया गया। उसी तरीके से अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करती हूँ, a वही 7 है, तो b क्या होगा आपका, b भी 7 होगा, ठीक है। पहले एज इट इज़ वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती है इसके अंदर, और बाद में क्या हो जाता है, अगर मैं इसको दोबारा एक बार प्रिंट करवाना चाहूँगी तो मेरे पास तब जाके वैल्यू 6 आएगी, पहले 7 ही आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल। इसके अंदर हम एक और बात समझते हैं कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये जो यूनरी ऑपरेटर है वो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर लगाया जाता है। अब आप देख ही पा रहे हैं कि हम ए की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं और उसके ऊपर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर, जो सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है।